देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को जो लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट्स के लिए भी, जो 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। और इसमें हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो 5 मार्क्स के अंदर पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जीरोथ लॉ। ये क्वेश्चन तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद हम लोग जो करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मॉडल सेट के अंदर भी दिया गया है और वो हर बार पूछता है एग्जाम में। तो देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता क्या है, इसको समझ लीजिए और वहाँ पर अपने लैंग्वेज में भी लिख दीजिएगा अगर ये आप याद नहीं कर पाते हैं तो। राइट, तो देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट, ये कुछ नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। सिंपल सा। सबसे पहले लिखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसको सिर्फ वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जाता है। जैसे कि हम लोग पेट्रोल को कार के अंदर डालते हैं तो पेट्रोल एक प्रकार का एनर्जी है और वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं होता है, हीट एनर्जी के रूप में, भाप के रूप में उड़ जाता है, तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यही कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तो सिर्फ इतना ही हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल दे दीजिएगा और इसका फॉर्मूला भी बता देंगे क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस का मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार ए क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम, अगर कुछ क्वांटिटी ऑफ हीट को किसी भी सिस्टम में सप्लाई करेंगे। अब ये सिस्टम का मतलब क्या होता है, इस संसार के अंदर कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम का मतलब यूनिवर्स का कोई भी चीज़ जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो एक सिस्टम है। तो जैसे एक पेन को यहाँ रख दिए, इसके बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये एक प्रकार का सिस्टम हो जाएगा। तो हमको सिस्टम नहीं समझना है अभी, आप लोग समझिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है कि एक क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाई किया जाएगा सिस्टम में, वो बराबर होगा। अगर किसी सिस्टम में अगर हीट को दिया जाएगा तो वो इक्वल होगा किसके, सम ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जो भी हम लोग सिस्टम में हीट देंगे वो बराबर होगा इंटरनल एनर्जी के और वर्क डन के बराबर। इतना तो लिख ही सकते हैं कि किसी भी सिस्टम के अंदर अगर हम लोग हीट देते हैं तो वो उसके इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के बराबर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में बताया गया है कि मान लीजिए एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, इसके अंदर कुछ हीट दिया गया, कुछ अमाउंट ऑफ हीट दिया गया, तो जो हीट दिया जाएगा वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा और ना ही क्रिएट होगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर वर्क करता है। तो जो भी हीट देंगे वो बराबर होगा इंटरनल एनर्जी के प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम के। इतना सिंपल है। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं, जो डी क्यू है वो हीट इन द सिस्टम दिया गया है और क्यू हीट को रिप्रेजेंट करता है। किसको? क्यू हीट को रिप्रेजेंट करता है। और फिजिक्स के अंदर जहाँ भी डी आ जाता है उसका मतलब होता है बहुत बहुत छोटा। तो हीट है वो बहुत कम दिया गया है। अगर हीट कम दिया गया है तो इंटरनल एनर्जी, यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी बहुत छोटा हो जाएगा, इसीलिए डी यू यूज किया गया। और थर्ड में डी डब्ल्यू मतलब कि एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम। ये सिस्टम कितना एक्सटर्नल वर्क डन करेगा, क्योंकि अगर हीट थोड़ा सा दिया गया है तो इंटरनल एनर्जी भी बहुत छोटा सा होगा।
इसीलिए डी यूज किया गया है। और फिर से डी यूज किया गया है क्योंकि एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम वो भी बहुत कम होगा। तो ये सब इस डेफिनेशन से ही लिखा गया है और इसी को हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला के तौर पे कि ये जो हीट दिया जाएगा, जो यहाँ पे लिखा गया है कि हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम, वो बराबर होगा सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। तो हम इसी को लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डी क्यू, मतलब हीट जो सिस्टम को दिया जाएगा वो बराबर होगा इंटरनल एनर्जी के। तो यहाँ से लिख देंगे इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इतना ही था। अगर कम शब्दों में समझना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि किसी भी सिस्टम में जो हीट देंगे वो बराबर होगा इंटरनल एनर्जी के और वर्क डन के, बस। और इसी को आप लोग अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं या फिर इसको आप लोग पॉज करके लिख लीजिए और ये सब फॉर्मूला को जरूर दर्शाइएगा। तो अगला हम लोग देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वो मॉडल सेट के अंदर भी दिया गया है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आने की पूरी संभावना है क्योंकि ये मॉडल सेट के अंदर भी दिया गया है। तो देखिए उसमें जो क्वेश्चन लिखा गया उसी का आंसर है और सेकेंड पार्ट में दिया होगा इसका कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द बेसिस ऑफ जीरोथ लॉ। तो हम लोग दोनों को करेंगे, पहले इसको डिफाइन करेंगे और टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। ये मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ से देखिए कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको फंडामेंटल लॉ भी कहा जाता है। जीरोथ लॉ इज फंडामेंटल लॉ इन थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि जीरो स्टार्टिंग होता है इसीलिए हम लोग उसको फंडामेंटल लॉ भी कहते हैं। और ये किसके बारे में बताता है? ये मोर देन 2 सिस्टम के बारे में बताता है, मतलब कम से कम 3 सिस्टम होना चाहिए, राइट। तो वही बताया गया है कि इट्स डील्स विथ द इन थर्मल इक्विलिब्रियम। और थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट। थर्मल का मतलब टेम्परेचर के बारे में बोल रहा है, हीट या टेम्परेचर। और इक्विलिब्रियम का मतलब समान, बराबर। तो हीट है वो बराबर रहेगा, उसके बारे में बात कर रहा है, ऑफ मोर देन 2 सिस्टम। तो ये तो आप लोगों को बताया गया कि ये किसके बारे में डील करता है। मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि इसका स्टेटमेंट कहता क्या है, जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट कहता क्या है। तो इसका स्टेटमेंट सिंपल सा कहता है कि अगर 2 से अधिक सिस्टम है, 2 से अधिक सिस्टम है, जैसे कि समझ लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू, मान लीजिए कि ए एक आदमी है, बी भी एक आदमी है, दोनों अलग अलग है, लेकिन ए का फ्रेंड है वो सी है, बी का भी फ्रेंड है वो सी है। ए सी को जानता है, बी भी सी को जानता है, लेकिन ये दोनों आपस को नहीं जानते हैं। तो जीरोथ लॉ यही कहता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे का दोस्त हैं, क्योंकि ये एक दूसरे का दोस्त है और ये एक दूसरे का दोस्त है, तो ये भी आपस में एक दूसरे का दोस्त हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा, यही कहता है जीरोथ लॉ। तो वही लिखा गया है कि 2 सिस्टम आर सेपरेटली, 2 सिस्टम अलग अलग है, इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम। जैसे कि एग्जाम्पल में बताएं कि 2 सिस्टम, अब यहाँ पे हम लोग इसको सिस्टम मान लेते हैं कि 2 सिस्टम ए एंड बी दोनों अलग अलग है और वो दोनों इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ पे ये दोनों आपस में फ्रेंड है सी के साथ, वही लिखा गया है कि थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम, देन दे आर ऑल्सो थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। तो वो दोनों ए और बी है ना, वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। थर्मल का मतलब तापमान को बता रहा है, इक्विलिब्रियम मतलब समान,
बराबर, ये होता है विथ ईच अदर। तो यही कहने का मतलब है कि जैसे तीन सिस्टम है ए बी सी, ये ए और बी दोनों अलग अलग है, वही लिखा गया है कि दोनों सेपरेटली है। सेपरेट है मतलब अलग है, और ये दोनों सी के साथ में इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि टेम्परेचर समान है इसका और इसका, और इसका इसका। तो ये और ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, वही बोलता है जीरोथ लॉ। अब ये जो बताया गया कॉन्सेप्ट, उसी को एक्सप्लेन कर देना है लैंग्वेज में कि ए बी सी तीन सिस्टम है, ए अकेला है, बी भी अकेला है, लेकिन दोनों सी के साथ कनेक्टेड है। इसका टेम्परेचर कुछ है, इसका टेम्परेचर कुछ है, इसका कुछ है। तो ये सब हम लोग एक्सप्लेन करेगा। तो देखिएगा एक्सप्लेनेशन में, लेट ए बी एंड सी आर थ्री सिस्टम। ए बी सी तीन सिस्टम है। मान लेते हैं ए का टेम्परेचर टी ए का मतलब टेम्परेचर ऑफ ए, टी बी का मतलब टेम्परेचर ऑफ बी, टी सी का मतलब टेम्परेचर ऑफ सी, और टेम्परेचर ऑफ ए बी सी। ये सब क्या है? टेम्परेचर है किसका? ए बी सी का। सिर्फ जो कॉन्सेप्ट बताया गया उसी को लैंग्वेज में लिखा गया, राइट। तो और क्या बताया गया? द सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ए और बी एक दूसरे से अलग है। किसके द्वारा अलग है? बाय एन एडियाबेटिक वाल। इन दोनों के बीच में एक वाल है, एडियाबेटिक वाल। इसका हम लोग डायग्राम आगे ड्रॉ करेंगे, राइट। तो ये दोनों किसके द्वारा अलग है? एडियाबेटिक वाल के द्वारा। बोथ द सिस्टम मतलब ए और बी आर इन कॉन्टेक्ट विथ थर्ड सिस्टम। ये दोनों सी के साथ कनेक्टेड है, जैसे फ्रेंड के रूप में बताए थे कि ए का फ्रेंड सी है, बी का फ्रेंड सी है। कनेक्टेड है किसके साथ? सिस्टम सी के साथ। और ये दोनों जो कनेक्शन है वो डायथर्मिक वाल के द्वारा है। क्या? डायथर्मिक वाल। ये इंपॉर्टेंट है कि ए और बी अलग है एडियाबेटिक वाल के द्वारा, और ए सी के साथ और बी सी के साथ कनेक्टेड है डायथर्मिक वाल के द्वारा। तो इसका हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं, और ये करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के द्वारा कंप्लीट मार्क्स मिल सकता है आप लोगों को, क्योंकि आप एक्सप्लेन करोगे तभी टीचर को समझ में आएगा कि हाँ आपको पता है। तो देखिए इसका डायग्राम को, देखिए इसका डायग्राम बहुत सिंपल है। इस प्रकार से एक रेक्टेंगल बनाना है, ऊपर से बनाना है, उसके बाद इस प्रकार से लाइन बनाना है, ऊपर से दो लाइन बनाना है। और यहाँ पे एक सिस्टम ए है, एक सिस्टम बी है। दोनों सिस्टम क्या बोले? अलग अलग है, और दोनों को अलग किया गया है किसके द्वारा? एडियाबेटिक वाल के द्वारा। क्या? एडियाबेटिक वाल के द्वारा। तो ये है एडियाबेटिक वाल। एक सिस्टम सी है, और सी के साथ ए और बी दोनों कनेक्टेड है, जैसे फ्रेंड के केस में बताए कि ए का फ्रेंड सी है और बी का फ्रेंड सी है। तो ए और बी दोनों सी के साथ कनेक्टेड है, और जिस वाल के द्वारा कनेक्टेड है वो है डायथर्मिक वाल। तो ये डायग्राम आप लोग जरूर बनाइएगा, कुछ लिखिए या ना लिखिए, ये डायग्राम जरूर बनाइएगा। और उसके बाद हम लोग इसी के बारे में लिख दिए कि द सिस्टम ए एंड सी आर इंडिविजुअल विथ ईच अदर। तो ए और सी अलग अलग है, ए अलग जगह पे है और सी अलग अलग जगह पे है, लेकिन ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्या? थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब थर्मल का मतलब टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम का मतलब बराबर। तो ए और सी अलग अलग जगह पे भले ही है, लेकिन दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में। वही लिखा गया है कि द सिस्टम ए एंड सी आर इंडिविजुअल विथ ईच अदर, देन टेम्परेचर ऑफ ए। तो टेम्परेचर ऑफ ए जो होगा वो टेम्परेचर ऑफ सी के बराबर होगा। तो टेम्परेचर ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी।
तो ए का टेम्परेचर और सी का टेम्परेचर इक्वल होगा क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। उसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि बी और सी दोनों है सो इंडिविजुअल है ईच अदर से, लेकिन दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में। मतलब कि थर्मल का मतलब टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम का मतलब बराबर, दोनों का टेम्परेचर बराबर है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ऑल्सो सिस्टम बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट। देन टेम्परेचर ऑफ बी का टेम्परेचर मस्ट बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी के टेम्परेचर के बराबर होगा। तो उसी को हम लोग लिख दिए हैं टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब देखिएगा कि टेम्परेचर ऑफ सी दोनों इक्वेशन में, तो हम लोग कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन में बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड टेम्परेचर ऑफ ए एंड टेम्परेचर ऑफ बी आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। और हम लोग स्टेटमेंट को दिखा दिए कि दिस सो दैट सिस्टम ए एंड बी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। यही दिखा दिए कि ए और बी अलग अलग था, लेकिन ए का फ्रेंड सी था, बी का फ्रेंड सी था। अगर दोनों का कॉमन फ्रेंड सी है तो ये दोनों भी आपस में फ्रेंड है, यही दिखाना है। इसको समझ के चलना है, बाकी ये सिस्टम वाला चीज़ हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यदि किसी स्टूडेंट्स को लैंग्वेज लिखने में दिक्कत है तो कम से कम इसको लिख लीजिएगा। इसको तो समझ लिए, डायग्राम को बना दीजिएगा, इस डायग्राम को। उसके बाद इस इक्वेशन को लिखिएगा और उसके बाद दूसरा इक्वेशन को लिखिएगा और दोनों को इक्वेट करके टी ए इज इक्वल टू टी बी लिख दीजिएगा। ये तो लिख सकते हैं ना, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको डेफिनेटली कर लीजिएगा, जीरोथ लॉ को। थैंक यू।